गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 9 के केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रिवीजन। इसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा है, इसका नाम है आपके परमाणु तथा अणु। इस चैप्टर का रिवीजन करना है। एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी चैप्टर में हमने आपको मूल अनुपाती सूत्र वगैरह निकालना, अवगाद्रो संख्या, मोल क्या होती है, ये सब वगैरह। इसमें ग्राम परमाणु भार क्या है, मोलर भार क्या है, संयोजकता विनिमय विधि से फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये सब इसी चैप्टर में हमने आपको बताए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात परमाणु, अणु, आयन, 3 टॉपिक ये हो जाते हैं आपके, जो कि इम्पोर्टेंट दिखते हैं। इसके बाद इसी में परमाणु मॉडल है, ठीक। तो उसको हम परमाणु मॉडल को वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद जब परमाणु, अणु, आयन ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके, तब फिर इसके बाद तब आ जाती है इसमें आपका क्या बोलते हैं ग्राम परमाणु का, यानी कि पहले परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं आप इसको। फिर इसके बाद आता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ग्राम परमाणु भार, ये सब बातें आती हैं। इसके बाद देखो इसी में फिर आपका आ जाता है मोलर भार, फिर इसी में आ जाता है मोलों की संख्या, ये सभी हैं। फिर इसी में आ जाता है मूलानुपाती सूत्र, ये आ जाती है। फिर इसी में आता है संयोजकता विनिमय विधि से सूत्र ज्ञात करना, ये टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। तो ये सभी बातें हैं, एक एक से क्रमशः हम शुरू करते हैं। इसके आगे भी टॉपिक हैं, उनको बताएंगे। तो चलते हैं, इसमें पहला टॉपिक देखें आपका है परमाणु। परमाणु क्या होती है, चलिए देखते हैं। परमाणु ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रहता। ध्यान दीजिए, परमाणु ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र नहीं रहता है। इसे कहेंगे परमाणु। परमाणु में 2 बातें आती हैं, एक इसका नाभिक होता है, एक उसके बाहर की कक्षक होती है। 2 बातें हैं। तो इसमें जो कक्षक होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो नाभिक है, नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ एक बात यह है कि परमाणु के अस्थाई मूल कण जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त जो अस्थाई की बात आती है, अस्थाई मूल कण, इसमें आते हैं आपके न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, ये सभी कण जो होते हैं ये आते हैं अस्थाई कण में, ठीक है। अब परमाणु में क्या होता है, यह ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप देखते हैं कि और एक डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, परमाणु ऐसे सूक्ष्मतम
सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे अणु बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे अणु बनते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है कि परमाणु ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, या परमाणु ऐसा मूल कण है जो क्या करता है, जिनसे अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये परमाणु कहलाएंगे। अब बात करते हैं अणु की। अणु क्या होते हैं, इसी का उल्टा हो जाता है। अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जैसे बात करें पीएच है, इसको आप हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन जब यही H2 हो जाएगा तो लिखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन अणु। ठीक, तो अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही चले जाते हैं। देखो आयन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। आयन क्या होता है, आयन किसे कहेंगे, आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूहों को आयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूहों को आयन कहते हैं। आयन दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। आयन दो टाइप के, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, यानी कि एक धन आयन एक ऋण आयन। हमने कहा विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूहों को आयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आता है आपका पॉजिटिव आयन धन आयन, एक आता है नेगेटिव आयन यानी ऋण आयन। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे देखो कोई परमाणु है, किसी रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनात्मक आयन आएगा, और रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक आयन बनाएगा। ठीक है, अब इस क्रम में देखो क्या होता है आयन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनात्मक आयन में बदलता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक आयन में बदलता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, ऋणात्मक आयन में बदलता है। ये धनात्मक आयन है, ये ऋणात्मक आयन है। अब इसी में एक डेफिनेशन और जुड़ जाती है। धनावेशित आयन जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, धातु मेटल, और ऋणावेशित आयन क्या कहलाते हैं, आधातु। इसकी चर्चा धातु अधातु में वहाँ कर चुके हैं। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड वहाँ हो चुका है। ये आपको याद करने के लिए हमने बता दिया कि किसी रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनात्मक आयन बनेगा। और धातु की डिफिनेशन में आपने क्या कहा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। तो ये देखिए दो तरीके से डिफिनेशन जुड़ी हुई है। ये आपके आयन की बात हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ टॉपिक और देखते हैं। जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि अब देखिए ये आपके अस्थायी मूलकण होते हैं, मैंने बताया आपको। अब इसके बाद टॉपिक देखिए परमाणु अणु और आयन की बात हो चुकी। अब इसी में देखिए आता है रासायनिक संयोग के नियम, एक टॉपिक ये आता है। इसमें आपको दो नियम पढ़ने हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और है स्थिर
एम्बिलोमोनोसाव, और यहाँ क्या आता है जेएल प्राउस्ट। एम्बिलोमोनोसाव के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस इसका रूप हम बदल सकते हैं, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम देते हैं। जेएल प्राउस्ट के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्व एक निश्चित यौन स्थिर अनुपात में होते हैं। वह अनुपात सदैव निश्चित होता है, बदलता नहीं है। ये स्थिर अनुपात का नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अब चलते हैं इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। देखिए, एक गोल मेहंदी का फ्लास्क है और यहाँ पर एक फास्फोरस का टुकड़ा है। अब इस फास्फोरस के टुकड़े को गोल मेहंदी के अंदर डाल के इसका वेग तौल लेते हैं। ये आपको पहले मालूम कर लेते हैं। सपोज दैट ये हो गया W1, ठीक। अब इसको डालने के बाद तौलते हैं, ये W1 बता रहा है। और जब फ्लास्क खाली है फ्लास्क, अब क्या करते हैं, इसको तौल लेते हैं पहले और फिर फास्फोरस के टुकड़े को तौल लेते हैं। सपोज दैट ये W2 और ये W3 था, तो ये क्या होता है W1 इक्वल टू W2 प्लस W3, यानी कि जब फ्लास्क में फास्फोरस को डाल के वेग तौला गया तो वही वेग जब दोनों को अलग अलग तौला गया और उसमें डाल के तौला गया तो दोनों आपस में बराबर थे। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब चलिए बात आगे करते हैं। बात यह है कि इसको अगर हम हीट करते हैं, नीचे से बुनसेन बर्नर से गर्म करते हैं, तो ये जब जलता है तो फास्फोरस की वाष्प बनती है। ये वाष्प आपके इस पूरे फ्लास्क में फैल जाती है। अब जब हम फास्फोरस को फ्लास्क में डाल के वेट किए थे, सपोज दैट उसका W1 था, और जब हम फास्फोरस को जला दिए, अब ऊपर से कार्क लगा के इसको बंद किए रहते हैं, ये वाष्प निकल नहीं पाती है। अब फास्फोरस वाष्प अवस्था में आ गया। यहाँ फास्फोरस सॉलिड था पहले, अब ये फास्फोरस वेपर स्टेट में आ गया, ठीक। अब क्या होता है, अब इसको जब पुनः तोलेंगे तो ये W2 है, तब यहाँ आप रिलेशन क्या पाएंगे कि W1 इक्वल टू W2। क्यों? क्योंकि फास्फोरस सॉलिड स्टेट में फ्लास्क के अंदर रखने के बाद वेट करने पे जो भी इसका भार था, इसका वेट था, वही वेट इसके अंदर रख के जला दिया गया है। उसके बाद इसकी वाष्प बनी है, वाष्प निकलने ना पाए, वाष्प युक्त फ्लास्क को दोबारा तोड़ने पर उसका वेट और पहले से उपस्थित सॉलिड स्टेट में फ्लास्क में उपस्थित फास्फोरस के साथ उसका वेट, ये आपस में इक्वल आते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि क्या पुष्टि होती है कि द्रव्यमान को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक एम्बिलोमोनोसाव के अनुसार। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फार्मूला C6H12O6। जेएल प्राउस्ट ने कहा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को एक निश्चित भारानुपात में होते हैं, यानी कि जो यौगिक के प्रिपेयर करने में एलिमेंट उपस्थित हैं वो सदैव एक निश्चित अमाउंट में होंगे, निश्चित भार में होंगे, वो सदैव निश्चित यौन स्थिर होता है।
यहाँ बात कर लें तो हाइड्रोजन का एक एटॉमिक वेट यानी कि 2 है तो 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है और सॉल्व करें 1:8 आता है। यहाँ आ जाते हैं C6 यानी कि 6:12:6 और सॉल्व करो 1:1:1। अब ये देखो फिक्स, ये नहीं बदल सकता, ध्यान देना, ये नहीं बदल सकता। अगर पानी में बात करें तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भारात्मक दृष्टि से 1:8 के अनुपात में है और ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में है, जो कि ये अनुपात निश्चित और स्थिर है। ये आपका बदल नहीं सकता है, ये बदल नहीं सकता। यह अनुपात सदैव निश्चित एवं स्थिर है, जिससे वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट के कथनानुसार ये बात स्पष्ट है कि यौगिक में उसके उपस्थित तत्व एक निश्चित भार अनुपात में मिले होते हैं। ये अनुपात सदैव स्थिर एवं फिक्स यानी निश्चित रहता है। इतनी बात हो चुकी है, इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में रिवाइज कराएंगे। यहाँ तक आप लोग देखें। धन्यवाद।